It'll stay there till the case is not finished. Okay. ये जैसे वो तारीख पर तारीख अच्छा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने उनको लिखा कि why don't you have women in the army? I take great pride and glory in the fact that I was lady cadet number 1. कि अगर ये मुझे accept नहीं करेंगे, I have to make myself accepted. एक दफा अंदर गए तो उसने बोला जय हिंद साहब, जय हिंद। Damn it. So he went to the staff college for his, और then I came back to my wherever I was staying. So इकट्ठा हम लोग इतना ही रहे। इतना busy schedule था कि वाइफ बनने का कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला मुझे। Sorry, I'm calling you again. मैम। So, Major Priya. Finally. अभी आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो बच्चों को when we go for camps and all. फर्स्ट वुमन ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी, हाँ वो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। When Color started, it was the first खतरों के खिलाड़ी से ही स्टार्ट हुआ। Never use your femininity as a weakness. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। सो आज का पॉडकास्ट हमारा पूरा का पूरा बेस्ड है पैशन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर, कि कैसे आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। वो ड्रीम जो एक लड़की ने 9th क्लास में देखा था और वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था, वो ड्रीम ही था, लेकिन वो ड्रीम को अपने अंदर रखा और that lady became the first woman to join Indian Army. उन्होंने 10 साल तक इंडियन आर्मी को सर्व किया जैक डिपार्टमेंट में, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कोर्ट मार्शल्स को लीड किया और उन्होंने बताया कि कोर्ट मार्शल्स एक्चुअल में कैसे होते हैं। और आफ्टर सर्विंग आर्मी उन्होंने अपनी लर्निंग को बंद नहीं किया, लर्निंग को कंटिन्यू रखा और उसके बाद उन्होंने एक मैगज़ीन में एज एन एडिटर भी काम किया और एक इंस्टीट्यूट भी रन किया। देन उसके बाद माउंट किलिमंजारो भी क्लाइंब की, जो कि साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन है। और अगर एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊं, खतरों के खिलाड़ी आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, जो उसका सीज़न 1 है, मैम उसमें भी पार्टिसिपेंट रह चुके हैं पहले सीजन में, जिसको अक्षय कुमार ने होस्ट किया था। लेट्स वेलकम लेडी कैडेट नंबर 1 मेजर प्रिया झिंगन ऑन विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। वेलकम प्रिया मैम। Thank you so much Abhishek. Thank you. I'm privileged to be on your show. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मैम। सो मैम, मेरे को सबसे पहले आपसे ये जानना है कि आपने एक ड्रीम देखा 9th क्लास में, तब वो ड्रीम एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता था कि यू वांटेड टू जॉइन इंडियन आर्मी। वुमेन के लिए कोई प्रेसिडेंट था ही नहीं कि वो ज्वाइन कर सके इंडियन आर्मी। तो क्या था आपके मन में और कैसे वो फुलफिल हुआ धीरे धीरे करके? अभिषेक, आपने जैसे कहा है ड्रीम था, isn't it? तो dreams generally don't have any basis, they don't have any logic. वो ड्रीम ही था। स्टार्ट तो वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जब मैंने क्लास 9 में देखा कि हमारे गवर्नर के साथ एक ADC आए हैं, the ADC was in his military uniform. तो I was just fascinated with his uniform that time. तो यूनिफॉर्म से फैसिनेटेड तो पहले भी थे, पापा की यूनिफॉर्म से, ही वाज इन द पुलिस, राइट। तो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट कल्मिनेटेड इनटू दिस एड्रेस बाय द गवर्नर एंड प्रेजेंस ऑफ द ADC, एंड देन व्हेन द गर्ल सेड के आई वांट टू मैरी एन आर्मी ऑफिसर, वील गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, तो army or some marriage was not part of my plan of action anywhere. So the first thing that came to my mind was that I'd rather be an army officer myself than wait for somebody else and marry him. So it started like that. और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब वो कांस्टेंट रहा, वो धीरे धीरे कम होता रहा, जब कभी बढ़ा कभी, ये तब तक चलता रहा जब तक कॉलेज में हमने, जब खत्म हो रहा था, कॉलेज खत्म हो रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ करियर। और तब जब मैंने वो एक एडवर्टाइजमेंट देखी न्यूज़पेपर में फॉर यंग मेन टू जॉइन द इंडियन आर्मी, राइट, मैंने देखा यार ये सब कुछ मेरा सही है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी,
except that I was not a young man. You were a young woman. Yes. तो बस फिर ये वहाँ पे the rest of the story started there. But I think ये 2 incidents हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी डिसीजन मेकिंग में, ड्रीम में एंड मेकिंग द ड्रीम पॉसिबल. बिल्कुल. तो मैंने पढ़ा आपकी ऑटोबायोग्राफी में कि आपने देन यू रोट अ लेटर टू द आर्मी चीफ के व्हाई नॉट वुमेन, एंड वो क्या था और उसका क्या आउटकम हुआ? तो अभिषेक देखो, जब मुझे नहीं पता आर्मी चीफ कौन था, दैट टाइम आई वाज जस्ट अ यंग गर्ल इन कॉलेज. और आप जब हमारी 80s में कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वॉट एवर वी न्यू वॉज फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम मैगजीन्स. ये नेटवर्किंग वगैरह नहीं था आपके विन जैसा. सो देयर वाज हार्डली एनी नेटवर्किंग. इंफॉर्मेशन चाहिए तो लाइब्रेरी थी, राइट, और कुछ नहीं था. सो व्हेन आई सॉ दिस एडवर्टाइजमेंट, आई सॉ इट वाज ऑन द बिहाफ ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. कौन होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये मुझे नहीं पता था. तो आई सेड कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी को पूछना है, बताना है, इन्फॉर्म करना है, इन्हीं को बताया जाए. So I just copied that address from there. Okay. And I just penned down a letter to him. अपने कॉपी में से शीट निकाल के ऐसे स्क्रिबल कर दिया लेटर. तो मैंने उनको लिखा कि it's not fair, आप मैन को बुला रहे हैं, and I am one such woman who qualifies everywhere, and there may be so many other such women who would be fit for your army. So why don't you have women in the army? मुझे exactly नहीं पता क्या लिखा होगा the words, but this is what the sentiment was behind writing that letter, the purpose behind writing the letter, कि why not women, why only men. मतलब ये सही नहीं लग रहा था कि आप men को बुला रहे हो to serve their country. It is our country also. Why shouldn't we be given that opportunity? तो लिख दिया वो लेटर, पोस्ट कर दिया, और मुझे नहीं लगता था कि जवाब आएगा, कि वो पहुंचेगा भी वहां पे. कि किसको लिख रहे हो आप, यू नो, इट वाज लाइक एन अननोन एड्रेस टू मी. बट वो लेटर उन्होंने पढ़ा भी, उन्होंने मुझे वापस, ही रोट टू मी, ही साइन, आई मीन इट वाज एन इंक साइंड लेटर बाय जनरल SF Rodrigues. That letter changed my life completely. Right. Number one, my faith in the services really became very strong. देखो, इन्होंने, they care about even a person like a random person like me. बिल्कुल. और उन्होंने मुझे बहुत encourage किया कि see, we are very glad to hear this from you, that you are enthusiastic about joining the army, and we will be doing something about it. होगा ये, but it's going to take a lot of time. It's not going to happen immediately. Right. So in the meantime, आप wait मत करते रहो. You do something. अपने concentrate on your studies, concentrate on your physical exercises, and physically take care of yourself, and carry on with your studies. So I decided that. I said, okay, fine. पढ़ाई में I went back to the interview and I saw कि अगर आप law करते हैं तो आप 28 years तक भी फौज ज्वाइन कर सकते हैं. So that is, I guess, maximum age to join. मतलब वही है, मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो आप ज्वाइन करने के लिए. मेरे लाइफ में लॉ का कोई कंसर्न नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं. बट आई चेंज द एंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ माई एजुकेशन. मैंने छोड़ के लॉ पढ़ाई करना. तो इससे पहले आपने क्या किया ग्रेजुएशन में? I did geography, pol science, economics and English, and my plan was to do something further in geography. But जब ये पता चला कि geography की तो कोई फौज में जरूरत ही नहीं है, so then I decided to do law किया. I started taking care of myself physically. See, being a mountain girl, I was physically very well gifted, but I had to make myself stronger. So मैंने वहाँ पे boys की taekwondo classes चलती थी. I enrolled myself there. I was the only woman there, girl rather, that time. और भाग के जाते थे ट्रेनिंग सेंटर, भाग के वापस आते थे. So then I started taking care of all these things. के when the time comes and when the army is ready for us, I should be ready for it. Okay, मतलब उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, but you were preparing for हाँ, मैंने अभिषेक वो ना will जो मेरी थी, जो it was very strong. Sometimes when I think about it now, I find it unbelievable that इतने छोटे होते हैं, आपको इतना पता है कि भाई यही करना है, और आपको इस प्लान बी पता ही नहीं है, कि सोच के नहीं चल रहे हो. DE तो कोई मतलब भी नहीं है, प्लान बी भी नहीं है आपका. You were so sure that you're going to make it happen. Maybe that was my mission in life. कभी, you know, when I'm thinking about it, introspecting, retrospecting, तो यही लगता है. Maybe that was what I was sent here for.
to make it happen. नहीं। और मतलब कितनी देर बाद आपकी ग्रेजुएशन, मतलब जब आप लॉ कर रहे थे, कितनी देर बाद वो एक एडवर्टीजमेंट आपने देखी जो मैंने आपकी बुक में भी पढ़ी कि Women, the army beckons you, women, the army beckons you, yes. So देखो ये लेटर मैंने लिखा था while I was still in college. Okay. उसके बाद देखो कॉलेज खत्म हुआ होगा, उसके बाद लॉ ज्वाइन किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो 4 years तो यही हो गए। और 4 साल के बाद जब लॉ खत्म हो गई तो nothing had happened still. There was no policy, nothing. तो वहाँ पे तो बहुत परेशानी की वो होगी, क्योंकि पापा said कि चलो भाई अब आप एडवोकेट बनो, आपको इनरोल कराते हैं and you start apprenticing with an advocate. And I said मुझे नहीं जाना, मुझे लॉयर बनना ही नहीं है। तो said तो फिर ये पढ़ाई किसके लिए की है? And then I explained to him कि पापा मुझे तो फौज में जाना था। तो said कि बच्चा वो तो हो नहीं रहा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। You can't waste your education, there has to be a way ahead. चलो जब तक नहीं हो रहा तब तक तो करो आप सीखो। Then I got enrolled और एडवोकेट बन गए, और मुझे बिल्कुल एडवोकेट नहीं बनना था। ठीक है। Even if you know there was miserable days of my life. Okay. I was there और मुझे रोज कोर्ट जाना पड़ रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है, वो काला कोट पहन के, और I was so not like an advocate in my heart. और घर आके आई यूज्ड टू क्राई एवरी डे कि मैं कहाँ फंस गया, दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड इन फॉर, ये मेरी लाइफ नहीं है, ये है ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये तो करना ही नहीं है। बट देन उस टाइम कोई और ऑप्शन ही नहीं था। आई न्यू दैट आई जस्ट हैव टू वेट, आई हैव टू बी लिटिल पेशेंट। होगा होगा होगा, कब तक नहीं होगा, मतलब इजंट इट? ठीक है। और फिर एक दिन हम बैठे हुए हैं वहाँ पे लाइब्रेरी में, एंड देन आई सॉ दिस center page advertisement of a woman outlined in uniform, and the heading was "Women, the Army beckons you." Right. तो अभिषेक जब भी उसके बारे में सोचते हैं ना, that moment it was something I can never forget in my life. So I had goosebumps and I was shivering and I was laughing and I was crying. It was total mix of emotions. मतलब मेरे को ये सुन के और सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार मतलब I'll call it manifestation के जो हो ही नहीं सकता था वो हुआ। Absolutely. Just one thought के I have to be there, and now it was before you. It was such a strong, inviolable, it was sacred that it has to happen. मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी चीज को इतनी वो क्या शिद्दत से चाहो तो वो होगा ही यार। That truth of that meaning has to be in that wish. It'll happen. But मेरे को तो ये लग रहा है कि वो unreasonable था, पर unreasonable became a reality. It was at that time. सच्ची में अगर आप सोचो कि कुछ है ही नहीं और आप सोच रहे हो सब कुछ उसके ऊपर आपने छोड़ दिया कि वही होगा. Yes, I must be quite mature that time to be thinking like that. But like I said, maybe that's what I was born for. वो तो मतलब I can feel it. I can feel it. So आपने preparation उसके बाद मतलब what was the procedure? That was an advertisement. So was there any written test or something? No, there was not a written test. So there were 2 vacancies for the JAG. Okay. JAG is the Judge Advocate General's Department of the Indian Army, for which you have to be legally qualified. Okay. For which I had studied. Right. तो उसके बाद सबको हमको फॉर्म भरना था. फॉर्म भरने के बाद we were called for the SSB, that is the Service Selection Board interview. That is a long process, almost 5 days of a very thorough interview, and which includes your mental, your physical standards, your leadership qualities, and a personal interview, group discussion. It's a combination of a lot of things. And finally, there has to be a medical. तो अगर आप ये सब कुछ clear कर लेते हैं, then there is a merit list which is made. Yeah. So there are SSB boards all over the country. Bangalore में है. I was called to Allahabad. Okay. तो 2 चीजें. नंबर 1, everybody is not called for SSB. जिसने फॉर्म भरा है जरूरी नहीं है उसको बुलाया जाएगा. और जो SSB में सिलेक्ट हो जाएगा वो भी जरूरी नहीं है ज्वाइन करेगा, क्योंकि हर सिलेक्शन सेंटर कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं. Like in my case, there were only 2 vacancies for JAG. Right. तो अगर एक सिलेक्शन सेंटर ने भी 2 सिलेक्ट किए, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, फाइनल सिलेक्शन तो 2 ही है. तो वो उनमें से भी they will
take out the cream and then वो दो थे. So it so happened that there were 25,000 applicants 25,000. at that time, and 250 were called for the SSB, and finally 25 were selected. And I take great pride and glory in the fact that I was Lady Cadet number 1. So that is mentioned everywhere on internet as well. Lady Yes, Cadet number 1. Were there any preparation? So nowadays we see that there are a lot of institutes who help you prepare for SSB. That time you did any training मेरे also? माँ को पता भी नहीं था SSB क्या है. पता भी नहीं था SSB क्या है. तब इतना भी नहीं था कि I don't know books होती होगी तब SSB के ऊपर की नहीं होती. That was not the time of these things. Competition का मतलब था competition success review. वो पढ़ लो, वो मैगजीन पढ़ लो, बस वही है सब कुछ दुनिया में, उससे बड़ा कुछ नहीं था. ठीक है. But like I said, मैंने अपने आप को physically prepare किया था. उसके अलावा SSB के लिए कोई ऐसा preparation नहीं था. So when I went for the interview also, I realized that there was no need for me to prepare for anything because physically I was really nice, good, and I was just myself. Abhishek, they were trying to look for you. They're not looking for what you can become or what you can make yourself. They're looking for the real you, not the artificial, not the fake, not the put on you. I succeeded because I was just myself. Okay. पर अभी तो it's a very good thing. There's so many ways you can prepare. You know, if you know what is in, you will prepare yourself for it. हमारे जैसे को पता ही नहीं था क्या है, तो प्रिपेयर क्या करना था. And just to tell you, like I also like gone through SSB and cleared it in my first time. Then I prepared for next. I was medical out. Then prepared for next 7 times and I didn't get selected. And I don't know why I was selected and why I was rejected. So Abhishek, see, in fact, I have done an entire chapter in my book Marching On, where I talk about this aspect कि आपने सब कुछ clear कर लिया, आपका ना जो first, second, third सारे days clear कर लिए, and final is your conference. Conference में the way they explain to you why you have not been selected is a very nice way of telling you that we are not rejected. You are not suitable for this. You are better suited for another profession. So they are not rejecting you. You have to understand this. और अगर आपके बाप में ये समझ आ जाएगी कि भैया I'm better suited for something else, then this will not be it will not pull you down. It won't drag you towards feeling that I have not made it. It means that there is something else different that awaits. And in our time, I remember that they gave us example of Amitabh Bachchan and APJ Abdul Kalam as well. That they tried for Indian Air Force and they were not selected. And after that, like when APJ Abdul Kalam became president, then he wanted to see that what was there in my like papers, like I got rejection because that was his dream to be an Indian Air Force pilot, and it was written that you were overqualified for. See, so imagine if he had become a pilot, then we would have missed on such a great leader, such a wonderful president. तो ये बात समझ लेनी चाहिए. It's not rejection. Right. So, what was your parents' reaction? They wanted you to be in defense services? Or? बिल्कुल. My father was a police officer. तो उन्होंने शुरू से imagine किया था कि मैं पुलिस ही join करूँगा. ठीक है. But it was change of plans now. At least the uniform bit remained the same. They were absolutely fine. मैं कभी-कभी सोच के मुझे बहुत हैरानी होती है कि उस time में भी they were so progressive, so supporting. उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि यार ये नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं हुआ कभी. बिल्कुल. They were always with me. वुमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि अभी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना, अरे इवन आई वांटेड टू जॉइन द आर्मी बट माय फादर डिडंट लेट मी, माय मदर डिडंट लेट मी, सो आई फाइंड इट वेरी अनबिलीवेबल. कैसे हो सकता है यार? एंड इन फैक्ट आई नो ऑफ समबडी व्हाइल आई वाज इन द आर्मी, a colonel, he permitted his daughter, he permitted his son to join the army, but he did not let his daughter join the army. Oh my God. There are such kind of yes, people. Yes, there are people, whatever their upbringing, what their thought process, ऐसा है, but fortunately my parents always gave me the go ahead, and they were with me on every curve, every up, every down. The manifestation magic works on them as well. That they allowed you at every point.
Wonderful. So, Priya ma'am, tell us something about like your academy days, your OTA days. Like, what were those, and how you felt like out there? How it was different from, like, there could be men as well with you, like training out there. क्या डिफरेंसेस थे, या आपने कोई डिफरेंस फील किया या नहीं किया? तो अभिषेक ऐसा है, एकेडमी में प्लेटून्स रहती हैं, तो हमारी अलग प्लेटून थी, बॉयज की अलग प्लेटून थी. सो दैट वेज दे वर ट्रेनिंग सेपरेटली, वी वर ट्रेनिंग सेपरेटली. उनके अलग थे. द थिंग इज दैट एट दैट टाइम दे वर ट्रेनिंग फॉर 11 months एंड वी वर ट्रेनिंग फॉर 9 months. पर वो, और जो हमारी पासिंग आउट परेड है वो इकट्ठी होती थी. इसका मतलब जो उन्होंने 11 months में किया है वो हम 9, हमारा 6 months था, सॉरी इनिशियली 6 months था, हम वो सब कुछ 6 महीने में खत्म करते थे. ठीक है. सो द कंपटीशन वाज वेरी टफ. नॉट कंपटीशन, आई वुड से, मतलब टू कम टू देयर लेवल वाज वेरी डिफिकल्ट. और मेरे लिए being the lady cadet number 1, everything would start with me trying it out. है ना, जो भी है, जो कुछ भी करना है, चाहे शूटिंग में करना है तो नंबर 1 विल रिपोर्ट फर्स्ट, चाहे राइडिंग है, चाहे स्विमिंग है, कोई कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे लेडी कैडेट नंबर 1 रिपोर्टिंग सर. तो आई टुक माई जॉब वेरी सीरियसली. मुझे इतना पता था कि अगर मैंने ठीक से नहीं किया सो आई विल बी सेंडिंग अ वेरी पुअर सिग्नल कि बाकी सब सोचेंगे अच्छा 1 ने नहीं किया तो 2 भी नहीं करे, 3 भी नहीं करे, इसमें क्या हो गया, नहीं कर सकते. तो मुझे ऐसा याद है अभिषेक, वन इंसिडेंट व्हिच आई कोट ऑलवेज इज दैट व्हेन आई वेंट फॉर द स्विमिंग, बाकी सब कुछ तो फिजिकली कर रखा था, पेड़ चढ़े थे, रस्सियां चढ़ी थी, भागे थे, दौड़े थे, स्विमिंग नहीं थी. हिमाचल में कोई मतलब ऐसे पूल्स मिला ही नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी. ठीक. तो फर्स्ट डे ऑफ स्विमिंग उन्होंने हमें चढ़ा दिया ऊपर 5 मीटर पे और बोला जंप. Oh my God, like I'm standing this, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे. But then the same thing when I stayed, lady cadet number 1 reporting, sir, jump. I had to jump. मतलब उसका कोई second thoughts नहीं है कि ना करो या पीछे हटो या कुछ, बोला देख लो भाई जो है 1 2 and do or die. तो I did it और उन्होंने खींच के निकाल दिया बाहर और ठीक है. But मैंने it was my very conscious effort that I can't let down the name of girls in the Indian Army. You know, being number 1 had a lot of responsibility and I took it very seriously. And that's amazing. And मतलब वही कि अगर नंबर 1 ही सही नहीं करेगा तो इट गिव्स अ मैसेज कि हाँ ठीक है, चलता है, वो चलता है, एटीट्यूड विल बी देयर इन द नेक्स्ट लॉट एंड ऑल. ग्रेट. ऐसा भी होता है जैसे आपने बोला कि एसएसबी में देयर वर 25,000 applicants and then 2,500 were called. 250 were called, 25 got selected, and in academy you were 25 and there were all of the 25 who got commissioned? Or? Yes, all got commissioned. Okay. So we were a very very spirited lot. Okay. अब देखो पूरी कंट्री से आप 25 को लेके आए हो for the first time. All eyes were on us. Right. कि कैसा परफॉर्म करेंगे, कि गलती तो नहीं कर दी है हमने कहीं. So we were very conscious of this responsibility. तो सब ने कोई जान मार के सब कुछ करके ना अपना सबने अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट की and each one of us was commissioned. And even I have read at few places that it was an experiment by Indian Army which got succeeded. Yes. So it was called Women's Special Entry Scheme. Okay. It was experimental. Initially it was just for 5 years. Then we did a good job and they extended it to another 5 years. Okay. उसके बाद किसकी गलती हुई, क्या हुआ, I don't know, because at that time we were at our best. Professionally, emotionally, we had settled, acceptability हो चुकी थी. Then they just forgot about it. They just slept over the decision of giving us another extension. Okay. And so after 10 years, we got our release orders. And now as well, it is only 10 years or no, it is now extended? So they extended it to 14 years and then in JAG at least, it is permanent commission now. Okay. Just like the men. Okay. You missed out that. I missed out on that. Oh yes. ये मन में हमेशा एक रिग्रेट रहेगा. नहीं चलो, I have like seen and read your book and it is not short of a movie and पूरी मूवी बन सकती है उसके ऊपर. मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हाँ you missed out on anything. हाँ वही ना, see again there were more plans. There were more Isn't plans. it? अगर ये नहीं हो सकता था
तो गॉड हैज ऑलरेडी हैज हिज एंटायर थिंग रिटन कि ये जो करना है वो करके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिया मैम, हमारे को जैक के बारे में थोड़ा और बताओ, बिकॉज दैट इज इंटरेस्टिंग दैट लॉयर्स कैन बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब इन माय एंटायर लाइफ आई हैव थॉट दैट देयर आर लाइक जनरल लॉयर्स लाइक हु went on the army cases as well. So what is difference between those, like who does the civil cases and army cases? So both of us have to be legally qualified. Okay. और जैसे जो जैग में जाएंगे उनको SSB देना है और SSB के बाद सिलेक्ट होना है, and then they will be commissioned into the Judge Advocate General's Department of the Indian Army, which is the judiciary. Okay. तो जो जैग का कोर है वो एक ऑल ऑफिसर्स कोर है, उसमें कोई जवान्स JCOs नहीं है, अदर रैंक्स नहीं है। सो जब भी आर्मी में कोई ऑफेंस कमिट होता है, इट इज ट्राइड बाय अ कोर्ट, और दैट कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ ऑफिसर्स हु आर नॉट लीगली क्वालिफाइड, बट एक जज एडवोकेट जनरल्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो कंडक्ट करता है कोर्ट मार्शल। सो यू कैन कंपेयर इट टू समथिंग लाइक अ जूरी, कि आप एक जज एडवोकेट है और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और उसके साथ मेंबर्स ऑफ द कोर्ट है। तो जैसे एक जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है किसी ऑफिसर का, से कैप्टन का, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ही विल बी सीनियर इन रैंक टू द, though he may or may not be a lawyer. No, he may not be a lawyer. Lawyer सिर्फ जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट का JA है। जी हाँ, उसको बोलते हैं जज एडवोकेट। वो लीगली क्वालिफाइड होगा। बाकी ऑन द एडवाइस ऑफ द JA बाकी सब अपनी डिसीजंस लेंगे। So those they may not be legally qualified, but their decisions are made on the legal explanation of the military law by the judge advocate. Okay. ठीक है, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जज एडवोकेट ने ये कहा है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। दैट इज व्हाट दे डू। नंबर 2, अब ऐसा भी है कि अगर कोई आपका जो विक्टिम है या जो कल्प्रिट है वो सिविल से भी एक एडवोकेट, अदरवाइज दे आर रिप्रेजेंटेटिव बाय आर्मी ऑफिसर्स। ओके। जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है वो भी एक आर्मी ऑफिसर है, और जो डिफेंडिंग ऑफिसर है वो भी मे और मे नॉट बी लीगली क्वालिफाइड। ठीक है। तो अब वो करते हैं कि उनका प्रोविजन है कि वो बाहर से एक लॉयर को लेके आएंगे who will fight the case for them. और सबसे अच्छी चीज फौज में क्या है, say a crime is committed in a far place in Lungle मेरा एक ट्रायल था, so I took it as example. तो ऐसा नहीं है कि लुंगले से वो आएगा कैलकटा और वहां पे केस होगा। द कोर्ट विल गो टू लुंगले, वहां पे पूरा सेटअप होगा, एंड इट विल स्टे देयर टिल द केस इज नॉट फिनिश्ड। ओके। ये जैसे वो तारीख पर वो नहीं होता है। ठीक है। सो यू मे हैव टू स्टे देयर फॉर 2 months, यू माइट हैव टू स्टे देयर फॉर 3 months, फिर मे बी थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाए, पर वो केस खत्म करके ही you move to the next one. Yes. So Priya ma'am, you mentioned about court martials. मतलब हमने तो टीवी में ही देखे हैं, मूवीज में ही देखे हैं कि कोर्ट मार्शल्स होते हैं एंड दे स्नैच ऑफ देयर स्टार्स एंड ऑल। वो रियल में होता है? हाँ है। जो द वर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट एन ऑफिसर एनीबडी कैन गेट इज गॉट कैशियरिंग। जैसे हमारे यहाँ पे डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस भी है। कैशियरिंग में होता है कि वो आपके स्टार्स निकाल लेते हैं। उस जमाने में when it was made, when military law was written, तो you would be spat on your face, ये भी था तब इनको निकाल के। It is the most atrocious kind of a shameful। सुनने में मतलब तो ये है। अब ऐसे जब कैशरिंग होती है तो थूकते तो नहीं है, लेकिन स्टार्स वगैरह निकाल लेते हैं, बेल्ट निकाल लेते हैं, कैप निकाल लेते हैं। That means that you have really shamed the army। वो है। पर अदरवाइज कोर्ट मार्शल कई फिल्मों में, एक टॉम क्रूज की है फ्यू गुड मैन, उसमें बहुत अच्छा कोर्ट मार्शल किया हुआ है, दिखाया उन्होंने। देन शौर्या में भी अच्छे से दिखाया है। सो कोर्ट मार्शल इज अ वेरी वेरी फॉर्मल प्रोसेस। ओके। वेरी फॉर्मल प्रोसेस। जैसे सिविल कोर्ट्स में वो थोड़ा सा like I have experienced it as an advocate कि हम लोग पीछे बैठे तो पता नहीं चल रहा होता कि आगे क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है। बट कोर्ट मार्शल में सिर्फ वही ट्रायल चल रहा है। सिविल में तो 4-5 केसेस चल रहे हैं, जिसका नेक्स्ट होगा नेक्स्ट, उसमें सिर्फ एक वो एवरीबडी इज इन देयर फॉर्मल क्लोथ्स। इट इज वेरी गुड सेरेमनी, इट इज सेरेमोनियल, और it's a different kind of a pleasure that you get out of being a part of it, or
conducting it or successfully culminating it. So there are only officers, no like civilian can No, be not part at all. of it. No. So can you give any example जो आपने कोई कोर्ट मार्शल लीड किया हो? तो मेरा फर्स्ट जो कोर्ट मार्शल है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई टेल यू अबाउट इट. कोर्ट मार्शल तो किए हैं बहुत, लेकिन फर्स्ट वाला सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए कि आई वाज वेरी यंग दैट टाइम. आई वाज जस्ट अ लेफ्टिनेंट. Okay. और वुमन ऑफिसर, फर्स्ट वुमन ऑफिसर ऑफ द जैग. और आप चले गए कोर्ट मार्शल करने के लिए. तो मुझे लगा यार मेरा पहला ट्रायल है और आई वाज क्वाइट टाइनी लुकिंग. कहाँ पे था ये? ये था हिसार में. अच्छा. तो ये जब आएगी जूरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज अ कर्नल, और ये सब भी मुझे देख के will they be able to trust me? कि should we ask this young girl, she will conduct the court martial. Yes. और ऊपर से पहला ट्रायल. तो I was a little jittery. I was well prepared. मैंने बहुत अच्छे से understudy भी किया था ट्रायल. तो I was prepared for it, but little inconfident about the fact that all these three things. So when we were introducing ourselves, so I told them I'm Lieutenant Priya Jhingan. Or how many trials have you done? Okay. So I said, sir, this is my 4th trial. Okay, and it was your first one. Yes. So oh, then we are in very safe hands. उनको भी लगा कि चलो यार इसको तो पता है क्या है. तो वो ट्रायल थोड़ा सा पेचीदा ट्रायल था. Because it included a lot of child witnesses. बच्चे थे उसमें witnesses. तो बच्चों को आप ओथ भी नहीं दे सकते. और आप सोचे इतनी सेरेमोनियल चीज चल रही है तो बच्चे वैसे ही घबरा जाएंगे वहां पे आके नो आर्मी ऑफिसर्स को देख के. बिल्कुल. तो वो हो सकता है कि बोल ही ना पाए, या हो सकता है कि उनको मनवाने के लिए झूठी स्टोरी बनाते रहे. सो आई हैड टू हैंडल इट विद अ लॉट ऑफ केयर. एंड बीइंग अ वुमन JA हेल्प्ड मी दैट टाइम. It really helped me. Okay. तो वो ट्रायल बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ और the culprit was punished. तो क्या उसने ऑफेंस क्या किया था? It was a case of kidnapping. He had kidnapped a child from the army school. Okay. पर before something could happen, वो बच्चे को he was traced and he was brought back. तो जब ट्रायल खत्म हुआ और अच्छे से everybody was very convinced कि बिल्कुल ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है, satisfied. तो बोला कि प्रिया very well done. And so I said, excuse me, I have a confession to make before you all go. And that was that this was my first trial. Okay. So it didn't look like it was. And then I told them that इसलिए मैंने ऐसे किया था. So that I wanted to be convinced that you all will be able to believe in me. नहीं, wonderful. मतलब this is actually very very interesting. तो मतलब उनको फेस को देख के आपको लगा कि हाँ they were shocked at that. They were shocked, but I would say pleasantly shocked. अगर मुझे उन्होंने पहले ही बता दिया होता कि it is my first trial, तो maybe they would not have let the proceedings flow like they did because of the doubt they would have had. Yeah. Isn't it? Preconceived doubt हो जाता. यहाँ पे because they did not have any doubt, so things fell in place. Very interesting, very very interesting. So you were placed at one single station, or you also have to travel? Or at JAG में it requires a lot of traveling because our job is to do court martials. So जैसे to give you an example, I was posted in Calcutta. That is headquarters Eastern Command. Okay. For 2 years. But on ground I was in Calcutta for maybe just 2 months. So I traveled all the 7 sisters. वहाँ सारे में कभी कहाँ अरुणाचल, तेजपुर, टेंगा, तवांग, ये सारी जगहों पे जाके कोर्ट मार्शल करना पड़ता है. तो आप घूमते रहते हो ज्यादा. तो कितना फ्रीक्वेंट, मतलब इसको सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली? वेरी फ्रीक्वेंटली, यस, वेरी फ्रीक्वेंटली. ओके, इट इज बिकॉज के नंबर्स इतने हैं, उसमें से क्राइम्स होते हैं. यस, क्राइम्स तो होते ही हैं. आई मीन इट्स एंटायर आर्मी है. तो जो भी क्राइम होगा उसके लिए एक जज एडवोकेट को तो जाना ही पड़ेगा. एंड दैट टाइम वी वर जस्ट अबाउट 118 of us in the JAG. That's it. So obviously, and everybody, after a certain rank, अगर आप ब्रिगेडियर साहब है, you have so much other work to do than court martials. तो जो कर्नल्स एंड बिलो लॉट था वो ही ज्यादा घूमते थे, और हम क्योंकि लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, हम घूमते रहते थे. ओके. नहीं, वेरी, मतलब मेरे को तो था कि ये कभी कभार का प्रोसीजर होगा, बट नहीं, मेनली बिकॉज आवर मेन टास्क इज कोर्ट मार्शल्स. So मतलब you were all the time in JAG only, or you were in some different units as well? No, commissioned in the JAG. I stayed in the JAG, but JAG में आपके posts बदलती रहती है. I mean, the kind of work that you're doing keeps changing. So for the first few years, for almost 5 years, I was
conducting court martials. उसके बाद I was posted in AT&K G area in Chennai. Okay. तो चेन्नई में I was posted as the legal in the legal cell. There my job was to defend the army cases in the Chennai High Court, Madras High Court. तो ये काम था. उसके अंदर कोर्ट मार्शल के लिए भी जाते थे, पर ज्यादातर आपका काम यही था कि जो केसेस हैं उनको डिफेंड करना है. फिर आप देते हो लीगल एडवाइस टू द फॉर्मेशंस. कहीं जितने भी आपके कमांडर्स को कोई भी एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस, दैट हैज टू कम फ्रॉम द जैग. तो जब आप छोटे हो एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन, तब इतना काम ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके बाद आपका काम बढ़ के टू एडवाइस तक भी आ जाता है. ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन प्रिया मैम मेरे दिमाग में आ रहा था. लाइक यू वर द फर्स्ट लेडी टू जॉइन इंडियन आर्मी. कमीशन होने के बाद देयर वर ऑल मेन. तो आपको कभी कोई हिंड्रेंस नहीं आया, लाइक यू वर द ओनली वुमेन आउट देयर? कि यहाँ पे तो हम देखते हैं कि पीपल डोंट, इन आवर सोसाइटी वी हैव सीन जनरली पीपल डोंट वांट टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अ वुमन एंड यू वर लाइक हेडिंग देम. तो हैव यू फेस्ड सच काइंड ऑफ थिंग्स और लाइक army is totally different? No, see, men are always men. Okay. Behave like men. तो जब मैंने when I was just commissioned, or in fact the very first second third day when I went to the office, तो जो जवान था गेट पे, he was saluting everybody else जो एंटर कर रहे थे, और उसने मुझे सल्यूट नहीं किया. Okay. मुझे लगा यार ये तो बड़ी गलत बात है, मुझे क्यों नहीं सल्यूट किया? I'm an officer also, but he didn't salute me. And I looked at him also. बिल्कुल. तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि देखो, this is the first time it is happening. He doesn't even know कि ऑफिसर्स हैं, women officers हैं, और where is he coming from? कौन जवान, कहाँ क्या बैकग्राउंड होगी, क्या होगा, इसको नहीं समझ है अभी, तो हो जाएगा धीरे धीरे. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. मन में ना ठीक है वो हो रहा था. इनफैक्ट मुझे एक इंसिडेंट याद आता है. मुझे सल्यूट, जब पापा को सल्यूट मिलती थी बीइंग इन द पुलिस, तो आई यूज्ड टू बी फुल ऑफ प्राइड. और जब मैं एडवोकेट बना, पापा ने कहा बनो यार एडवोकेट, कितने मजे हैं आपके. तो मैं पापा की जिप्सी में उनके साथ जा रहा था ऑफिस, तो उनको हर वहाँ पे सल्यूट मिल रहा था. तो मैंने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे एडवोकेट नहीं बनना, मुझे भी ऐसे सल्यूट चाहिए. तो पापा बोलते यार तू अच्छा एडवोकेट बनेगा ना, ऐसे 5-6 खरीद लेना और उनको खड़ा कर देना, वो सल्यूट किया करेंगे. मैंने कहा नहीं, वो झूठी मोटी वाला नहीं चाहिए, असली वाला चाहिए. और यहाँ असली वाला सल्यूट ही नहीं मिलता. सो वापस आके ना इन माई रूम आई केप्ट थिंकिंग क्या इसका क्या किया जाए. तब मुझे ये नहीं पता था कि इफ यू आर नॉट सल्यूटिंग एन ऑफिसर इट इज एन ऑफेंस. ओके. हाँ जी, यू कैन बी पनिश्ड फॉर इट. मतलब इतना पता नहीं था मुझे. ठीक है. मैंने सोचा यार क्या किया जाए. और हाँ, ये भी मुझे पता था कि इन लोगों को थोड़ा सा, I was prepared for that, but I was not going to be cowed down by that. कि अगर ये मुझे accept नहीं करेंगे, I have to make myself accepted, isn't it? तो हम जब next day when I went to the office, तो वो खड़ा था जवान वहाँ पे, मैंने उसको बोला जय हिंद उस्ताद. उसने मुझे देखा, बोला जय हिंद साहब. मैंने चलो वापस तो किया अभी, ठीक है, तो एटलीस्ट सल्यूट तो वापस किया. फिर मैंने ये चालू करना रोज जाके, जय हिंद उस्ताद, जय हिंद साहब, जय हिंद उस्ताद, जय हिंद साहब. और फिर धीरे धीरे एक दफा अंदर गए तो उसने बोला जय हिंद साहब, जय हिंद हो गया. Then it's so it happened. You earned it. Yes, it had to happen like this, क्योंकि like I'm telling you, उन लोग को आपने खुद बोला कि difficulty होती है to take orders from an office, from a woman. But in my case, I was quite lucky in that sense. Okay. Number one, I was prepared. Number two, I did not differentiate between myself and male officers. I conducted myself like an officer. Okay. मतलब मैंने female officer, male officer कभी ऐसे सोचा ही नहीं. An officer is an officer. और in fact जब when I got commissioned और हम अपने ऑफिस में गए तो Brigadier R.P. Singh was my first boss. Okay. तो उन्होंने सबको बुलाया, जितने भी सिविलियन स्टाफ थे और जितने भी ऑफिसर्स थे, और उन्होंने बोला शी इज लेफ्टिनेंट प्रिया झिंगन, और ये मैम नहीं है और ये मैडम नहीं है. ठीक. यू विल कॉल हर सर और यू विल कॉल हर लेफ्टिनेंट. सो दैट यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ हिम टू से दैट. तो अभी मुझे जब भी कोई मैम बोलते हैं तो आई टेल देम यार आई एम मेजर. तो कोई को फिर मेजर मैम बोलने लग जाते हैं, कोई कुछ, बट आई एम कंफर्टेबल. जब सर बोलते थे आई एम कंफर्टेबल. So I've been very interesting. Lucky that I didn't have to face any kind of discrimination like that. Then that is actually very interesting and thoughtful that you were ready before
like joining कि ये होने वाला है and you accepted it and then you earned that salute as well कि उसको कैसे करवाना है, अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को ये चाहिए करवाना तो है ही है। नहीं, great and मैम moving towards your married life, like you married Kalan Malhotra. I met him as well in your office. So amazing guy. जितनी भी हमारी बात हुई अभी तक. So how you guys met? And I was posted in Lucknow, that is headquarters, Central Command. तो कमांड्स में ज्यादातर सीनियर ऑफिसर्स ही पोस्ट होते हैं, मेजर एंड अबव. Okay. कोई कैप्टन होगा, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट, मतलब एक तारा. तो आई वाज द ओनली, द यंगेस्ट वन इन द मेस में भी. जब हम खाना खाने जाते थे, आई वाज स्टेइंग इन द मेस, आई वाज द ओनली वन. उसके बाद सब बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, तो मतलब यू वेरी फॉर्मल विद देम. फिर इनकी मनोज मल्होत्रा, he was a captain that time. He got posted as the staff officer to the chief of staff there. जैसे जो ADC था जो मैंने आपको बताया, same. He came there. He was a captain and I was a second lieutenant. तो we gelled very well क्योंकि दोनों जूनियर थे. So फिर घूमना चढ़ना सब इकट्ठा कर दिया. Then he had a motorbike which I could borrow from him anytime and go riding with him. And then we started discovering Lucknow together. And हमारा thought process एक जैसे था. And he encouraged me as a senior officer to be a good officer, which is something I really appreciated that time. क्योंकि he did not treat me like a woman officer at all. मतलब डांट भी पड़ जाती थी कि आपकी बेरेट ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक, जूता पॉलिश नहीं, मतलब वैसी डांट भी पड़ जाती थी. And then eventually it culminated into getting married to each other. So how your life changed, like before marriage and after marriage? कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि he was posted somewhere else and I was posted somewhere else. तो मैं वहाँ पे हूँ, he is there. And it carried on for my entire career. We were posted together for just even less than 1 year. When we went to Chennai, और वो भी मेरा ऑफिस था हेडक्वार्टर यहाँ पे ATN KKNG area headquarters में. And Colonel Malhotra was posted in Officers Training Academy. Where you were trained? Yes, where I was trained. So I was staying in the Officers Training Academy but traveling 25 kilometers every day to go to my office. Okay. And while we were staying in Chennai, he cleared his prestigious staff college. So he went to the staff college for his, or then I came back to my wherever I was staying. So इकट्ठा हम लोग इतना ही रहे. तो इतना बिजी स्केड्यूल था कि वाइफ बनने का कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला मुझे. आई वॉज हैप्पी बीइंग एन ऑफिसर ओनली. बट हाँ, ये था जब हम ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में वी यूज्ड टू गो फॉर पार्टीज एंड आई वाज गोइंग एज हिज वाइफ. तो बड़ा अजीब लगता था कि यही अकेडमी में ट्रेनिंग हुई है, यहीं पे सब कुछ है, और यहाँ पे नाउ लुक एट मी हाउ आई एम बिहेविंग. सो दैट वाज डिफरेंट, बट नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. ओके, मतलब इट वाज लाइक द सेम बिकॉज इट वाज बोथ ऑफ यूज माइंडसेट लाइक व्हिच हेल्प्ड इट. Because otherwise तो बहुत difficult हो जाता है if you get married to somebody who does not understand your lifestyle, your you know how you're functioning, how you came here, what you've done for this. Then it could have been very difficult. But here, thankfully, that worked out very well. Oh, wonderful. And like when was your last time, like when what was your last posting in Indian Army? So that Chennai was my last posting. Okay. That was so I was released in March 2003. Okay. That's been so many years now. That was my last. So you were there for 10 years, right? 10 years. 10 years. 10 glorious years, which seems like a lifetime. Lifetime, yeah. And I tell them I've lived a dream for 10 years. So when it ended, I was not prepared. मुझे ऐसे लगा कि 5 साल दे दिए, 10 साल हो गया, यार आगे भी देंगे. इतना अच्छा काम करे. I was at my best that time. No, professionally, physically, mentally, emotionally. And then they just let go of you. So I thought that ऐसा हो नहीं सकता. And when it happened, I was totally lost. Like plan B तो कभी था ही नहीं. और I compared myself to a ship lost at sea. Okay. I can't make out where to go. Sea में हो, fog है सारे में, I can't make out where to go from here. This is where I was meant to be. I don't know any other direction. फिर धीरे all these years I realized कि अब भाई ये तो वापस होने नहीं वाला है. ठीक है. So you have to move on. You have to move on. What you've done, you've done. This can't be the end of your life. Right.
So then I moved to Hisar, where Colonel Malhotra was posted. I joined him. And then every new station that I went to, I upskilled myself. Okay. I appeared for judicial services. I cleared judicial services, but I didn't join them because so I won't exactly tell you one line why I didn't join, but I did not want to be in that one particular place for the rest of my life. Okay. I was so used to moving around and all, तो मुझे लगा पूरी जिंदगी इस जगह पे नहीं रहना है. So move on. Got posted to Gangtok. He got posted to Nathula. I stayed in Gangtok. Then I did my mass communication, journalism and mass communication. Very interesting. This is totally different from what you did. That's what I'm doing. Every news station. Then I became an editor of a newspaper. I was taking out a weekly magazine. Then moved to Jalandhar, where I took classes in personality development and soft skill training. Then became one. Then I joined a finishing school. I mean, every place, an MBA institute, I headed an MBA aspirants institute. Okay. कुछ नया करके finally I moved to the Lawrence School, Sanar. And I worked there for 8 years as an English teacher and as a house mistress. Okay. And that was my last career as outside till I came and joined my husband's company, Pep Turf. It was just before the COVID, and I've been there with him now. And I read like about you in your school, like as in your teaching career, that you climbed Mount Kilimanjaro as well. So it is the highest mountain in South Africa. So how did it happen, or what motivation took you there? So Abhishek, वो एडवेंचर कीड़ा तो रिमेन्स दैट कांट बी वो तो अभी भी दिखता है. हाँ वो है, वो कभी भी नहीं जाएगा. एंड आई डोंट वांटेड टू गो. दैट इज व्हाट आई एम. सो व्हेन वी वर इन स्कूल, एक प्रपोजल था फॉर the girls to go to Kilimanjaro, and they invited names, and they said that we'll require 2 volunteer teachers also. Okay. So my hand went up even before it was really taken down seriously. So they said, okay, fine, then you start training with the girls. Okay. So हम लोग ने खूब training किया girls के साथ. We would climb mountains. These were students, right? Students of class 10, 11, 12 girls. And there were 9 girls by the end of it. और फिर हमने खूब ट्रेनिंग किया. तो मिस्टर अजीत बजाज, who is an Everester, ये हमें लेके गए थे. It was his plan, and so he was responsible for our training. तो initial training तो हमने खुद की, और उसके बाद we went to Rishikesh for our night training, night trekking करते थे वहाँ पे. उसके बाद we went to Leh and Ladakh for our high altitude. Okay. वहाँ पे acclimatization किया, and then उसके बाद finally then we went to Kilimanjaro. Okay, मतलब there is a lot of preparation to climb a Definitely. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैंने decide किया और कल मैं Kilimanjaro जा रहा हूँ. नहीं. So बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी करवा देती है कि चलो भी आपको ट्रैक पे ले जाते हैं. You have to train the students not only physically but mentally also. और acclimatize करना पड़ता है उनको. Body has to get into that gear. It has to get into a system. So then we went to Kilimanjaro, and it was in August, 13th August to be precise, 2019. Okay. We were able to summit at 8:15 in the morning. All 9 girls, and there were 2 teachers, me and another teacher, Priya Dhillon. Okay, both Priyas. Both Priyas. So we were able to do that, and that was such a fulfilling moment for me. I mean, I was so grateful that I was given this opportunity, and it was like, battle well fought and won. नहीं, great. Like it is actually जिसको बोलते हैं कि पढ़ने में भी, सुनने में भी, क्या यार अच्छा ये भी कर लिया. एंड वन ऑफ माय हिडन ड्रीम इज टू लाइक गो टू माउंट एवरेस्ट. पता नहीं देखो कब पूरा होगा. मतलब इट इज देयर इन समवेयर इन माय हेड कि हाँ वी हैव टू पहले बेस कैंप करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, आगे जाना है नहीं जाना है. सो इट इज देयर. एंड एक चीज प्रिया मैम, मेरे को, सॉरी आई एम कॉलिंग यू अगेन मैम. सो मेजर प्रिया, फाइनली. सो मेजर प्रिया, आपने माउंट किलिमंजारो भी लाइक क्लाइंब किया, एंड देन
like it was again interesting to see like you with Akshay Kumar in the first season of Khatron Ke Khiladi. How did it happen? Like I was like literally feeling very proud. Okay, like ma'am has done this as well. Okay, so that came many years before this. That came many years before that. I think it was 2012 ki 9 kuch aisa ye jo first season hua tha. So that was Colonel was posted in Jalandhar, and I was heading this institute, an MBA institute, Trinity there. So one day General Behel ka call aaya mujhe. General Behel was he was our DS in the academy, and I'm very close to him. So he and we were in touch even after so many years. I know General Behel very well. Malab, we started this show with him only. All right, so he's like a father figure to me. He's like a friend to me. So he's all in one. So he called me up and he says, "Okay, Priya, they're going to be shooting Fear Factor Extreme, and they already have male army officers on the show. They want one female officer also on the show. So they asked, this whatever criteria unka tha, so much age hona chahiye, sab kuch. To will you be okay with it? May I forward your number to them?" I was very excited. I said, "Of course, sir. Why not? Yes." So he gave them their number, and then they called me up. Or bola, "Are you ready for it?" I said, "See, okay, I'd like to ask you. Like, I have a young son, and can I die doing these? I mean, nothing is worth dying for. खतरों के खिलाड़ी में मरने के लिए थोड़ा रखे, देश के लिए मरते तो अलग बात थी." बिल्कुल. So then he said, "No, we take care of all the security. Is really taken care of." And sir, ये मेरे को एक कीड़े मकोड़े खाने पड़ेंगे, because handle करना is okay, but खाना it's like kind of demeaning. This is the we understand you're officers, and you can deal with them, but you don't have to eat them. I said, "Then sign me on. I'm on." Okay. So then they came over and थोड़ा उन्होंने इंटरव्यू किया, थोड़ा सा चेक किया आपका फिजिकल कैसे कर रहे हैं आप. But I've been running all my life. I've been into exercising, that's been part and parcel of my growing up. So that was perfectly fine. और फिर हम लोग जोहानिसबर्ग गए. At the airport I met another 11 officers. Okay. उनमें से 10 तो छोटे थे हमसे. ठीक है. और जो एक ऑफिसर थे वो अकेडमी में हमारे he was an AQ in the academy, so I knew him. और in fact हमारी सारी lady cadets had a strong crush on him in the academy. He was so handsome, Captain Sabharwal. वो थे वहाँ पे. लोग बहुत मजे आए, हम लोग सब गए वहाँ पे, and we had a very good time together. और सारे स्टंट्स किए जितने भी वो परमिटेड. और वहाँ पे मतलब जो हम देखते हैं कि आज भी स्टंट्स होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार दीज आर मेड अप स्टंट्स. वो मेड अप होते हैं? नहीं, वो स्टंट्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली द कवरेज दैट दे गिव इज like whatever we were doing, उसके ऊपर कोई कवरेज इतना खास नहीं था. They said there's nothing novel in army officers doing all these things. The celebrities, that is the thing. तो वो जितना ड्रामा करते थे, जितना वो करते थे, that was used to be, because we used to start shooting at maybe 5 o'clock in the morning, और रात को 6-7 बजे तक शूटिंग चल रही है, कभी कहाँ जाके कहाँ, और वो they have to show it in 45 minutes. तो they used to just show the highlights. Highlights का, but we had a very very good time. Okay. And I'm happy that I went for that. और अभी आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो बच्चों को when we go for camps and all. First woman of the Indian Army, ठीक है. Mount Kilimanjaro, ठीक है. खतरों खिलाड़ी, हाँ, वो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. So I think अभी देखते हैं ना, मतलब because it is one of the most trending shows on Colors. ये तो है ही है. So Colors started with this show. Okay. That was the first when Colors started. It was the first खतरों के खिलाड़ी से ही start हुआ था. So how was Akshay Kumar as an host? He's handsome. He's very good looking and very conscious of how he. What he eats, how he carries himself. He was a good host, very respectful. He was very respectful of army officers. So okay, wonderful. And Major Priya, एक और question, मतलब आपने like after your army career as well, like you did so many amazing things, so many like to the peak level. Like climbing Mount Kilimanjaro, then Khatron Ke Khiladi, and so many other things. So I have like read a study as well, like where there's mentioned that after retiring, so many army officers went into depression.
कि उनके पास कुछ होता ही नहीं है करने के लिए, सिविल लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्मी लाइफ, एंड मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग यू सजेस्ट कि हाँ क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें ना हो, ये क्यों होती हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? See, when you are retiring, तो आपको अपने दिमाग को भी बता देना चाहिए कि you are retiring from the army, right? You're just retiring from the army. Then you should leave your expectations, और जो फौज में, you know, there are so many privileges in the army, the way you are treated, the way you live, your lifestyle is different. जब एक दफा आप retire हो जाते हो, तो you should not keep those expectations on. क्योंकि जितना रिस्पेक्ट आपको फौज में आपके जूनियर्स से, आपके कोलीग से मिलता है, उतना सिविल में एक्सपेक्ट करना इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज देयर हियरार्की इज डिफरेंट, यू नो, दे वेरी डिफरेंट. आर्मी की जो हियरार्की है वो सीनियर जूनियर में बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड है, जो कि सिविल में ऐसी नहीं है. एवरीबडी इज अ बडी देयर, नो, ऐसा सिस्टम नहीं है. तो इफ यू आर एबल टू एक्सेप्ट दिस एंड देन मूव ऑन, देन थिंग्स आर वेरी सिंपल. एंड ऑल्सो यू शुड concentrate on your core abilities. For example, what I did was, after all these things which had finished and I retired from, not retired, left the Lawrence School Sinar, COVID happened, and though Pep Turf was already there where we were doing a lot of adventure sports, but I realized that I could use my leadership skills to train others. So we started Major Priya Jhingan Leadership Academy, where I am doing exactly this. So we combine leadership and adventure. Okay. Whenever we are taking schools for camps, we give them a combination of both these. Very interesting. So you do it for schools only or corporates as well? Corporates as well. Okay. So that you are able to give an opportunity to the youth to be able to significantly contribute towards an ever-growing India. So where they themselves get opportunities to be able to experience, learn, grow, and act. That's how we are going to make it Hamesha Agresar. Bilkul. So this is your tagline for your Hamesha company? Agresar. Okay. That's right. So if you are able to use your core abilities to further your career, that will help you a lot. Okay. Rather than take on something totally fresh in the civil which you are not aware of. That will put you down also, because आप इतने trained हो लेकिन उस चीज में trained नहीं हो. So that might pull you down. It is actually very difficult to start from fresh. And especially at this age where you've done everything, you actually have, and you feel that you know everything. Right. But civil world is of course very different from how we see it in the army. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड व्हाट एक्टिविटीज, सो मेरे को एक्टिविटीज शब्द सुन के ही कुछ ना कुछ होने लग जाता है. सो व्हाट एक्टिविटीज आर देयर लाइक व्हिच यू टेक स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स टू? So basically we take them camping. Okay. Now camps are very different. They are not हमारे types के वो जो पहले कैंप्स रहते थे, अभी कॉटेजेस ही रहते हैं. दे आर लग्जरी कॉटेजेस डिपेंडिंग ऑन हूज कमिंग एंड ऑल. सो बिसाइड्स डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक रॉक क्लाइंबिंग है, हाइकिंग है, ट्रेकिंग है, वैली क्रॉसिंग है, जिप लाइनिंग है, रैपलिंग है, जुमारिंग है. सो ऑल दीज थिंग्स वी डू देयर एंड कंबाइन इट विद अ लॉट ऑफ लीडरशिप एक्टिविटीज. सो वी बिलीव इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. लेक्चर नहीं, कुछ एक्टिविटी कराओ उनको जहाँ पे दे आर एबल टू अवेकन टू their own leadership capabilities. Okay. So it's a combination of all these 4 days, 3 nights, 5 days, 3 nights. So we put all of them in a very interesting manner where they get enough time to have fun, to learn. It's mostly about self-awareness. Oh, very, very interesting. And I guess like students and corporates both need these kind of activities which are mingled with the leadership things. Because leadership is not school. Exactly. It's a subject जो जरूर होना चाहिए पर है ही नहीं. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. So Major Priya, we are at the last leg of our podcast, and I want you to address the women of India के उनको क्या सोचना चाहिए. बिकॉज हमने इंडिया में हम लोग देखते हैं कि दे
their mindset is not that कि वो सब कुछ कर सकती हैं. कई बार पेरेंटल प्रेशर होता है, कई बार पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है. सो व्हाट इज दैट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू दीज वुमेन कि हाँ कुछ भी हो सकता है? बिकॉज आपकी स्टोरी अगर किसी ने पढ़ी है और कोई पढ़ ले तो मेरे को ये लगता है कि उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ भी हो सकता है. हाँ अभिषेक, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, बट यू नो आई एम नोबडी टू गिव एडवाइस इन द सेंस सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या बैकग्राउंड है. यू कांट हैव यू नो समथिंग व्हिच वन साइज फिट्स ऑल. ऐसा नहीं है. बट फॉर वुमेन इफ आई हैव टू गिव देम 3 points, the first is that our dignity lies in our own hands. That is the most important thing. I know I'm old school and there could be a lot of controversy कि आप क्या बोल रहे हो, but this is a fact. Okay. Your dignity lies in your own hands. You will be treated the way you want to be treated. So you have to be careful about your own, the way you behave. Number 2 is never use your femininity as a weakness. Okay. Never. Not as a weakness and also not as something to garner favors. That because I'm a woman, I can ask for favors. Yeah. ये नहीं करना. और तीसरा is never limit yourself. There comes the final thing that you have no idea how much you have inside you, what substance you have inside. And one part of you is so strong which can actually fight against the entire universe to make things happen. So keep that in mind always. There could be very difficult circumstances. There could be, you know, absolute fog like I've faced in my life once. But if you just make up your mind that I am going to win this by not restricting myself, there's nothing that you cannot achieve. Absolutely, absolutely. Thank you so much, Major Priya, for mentioning these 3 amazing golden nuggets for women, like to succeed and to not stop anywhere. And guys, if you want, let me tell you, I have read ma'am's autobiography, Marching On, and you must read that book because it is not short of a movie. And at every point I was getting goosebumps when I was reading that, and I'll share the link of the book in the description box. Go check out and get that book, read on, and you will be on another level after reading that book. Thank you. Yeah, thank you so much, Major Priya, for being here on Wind Talks with Abhishek Jain. Thank you so much, Abhishek. It was such a pleasure. I really enjoyed talking to you. Same here, ma'am. So दोस्तों, आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा, और जो मैंने आपको चीज़ें बोली थी कि पैशन के बारे में है ये पॉडकास्ट, मैनिफेस्टेशन के बारे में है, ड्रीम्स के बारे में है, एंड लेडी कैडेट नंबर 1 के बारे में है. और हमने प्रिया मैम के बारे में सिर्फ 2 या 3% बात की होगी. मतलब शी इज़ अ कंप्लीट लाइफ स्टोरी. मूवी भी बन सकती है इनके ऊपर, सीरीज़ भी बन सकती है इनके ऊपर. और अगर आपको इनके बारे में और जानना है और समझना है तो इनकी एक बुक है, मार्चिंग ऑन. सो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर प्रिया झिंगन. तो आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन से. एंड मैं आपको लिटरली बताऊँ, ये बुक पढ़ के मैं 4 या 5 बार रोया, बिकॉज मैंने भी रिलेट किया अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं इनके साथ, और डेफिनेटली आप भी करेंगे. सो ऑर्डर करो इनकी बुक अमेज़ॉन से आज ही. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ विन टॉक्स, जो हमारा थीम है. विन मीन्स विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग. विजडम प्रिया मैम ने शेयर किया, शी इंस्पायर्ड अस अ लॉट. एंड नेटवर्किंग, वी वॉन्ट यू टू नेटवर्क विद आवर गेस्ट फॉर अ वैलिड रीज़न. सो उसके लिए हम एक पोर्टल जो हमने बिल्ड किया हुआ है, उसका लिंक हम लोग नीचे देंगे. इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद मेजर प्रिया, तो आप उस पोर्टल के थ्रू जाके मैम से कनेक्ट भी करवा सकते हैं हम आपको. एंड सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और क्या चीज़ इंस्पायर की इस पॉडकास्ट में से. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी अगर पॉडकास्ट हमारा रिलीज़ होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. बाय बाय.